तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प की क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है, इग्नू क्लासेस ही चल रही है और इग्नू के एग्ज़ाम जो कि कल हिंदी का है, तो उसके लिए एक वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के लिए डाल चुका हूं, बना चुका हूं। उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट है और आज भी कुछ क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है हिंदी के लिए। और बाकी एक आधा जो है आपका पैराग्राफ निबंध आएगा लिखने के लिए, वो आप लिख ही दोगे। और कुछ वर्ड के मीनिंग आते हैं, पर्यायवाची जिन्हें हम कह सकते हैं, वो सब आप अगर चाहो तो वो थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो इतना इनफ है मेरे हिसाब से। तो आगे जगह देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा विविध प्रयोग और कोड है BHDLA 135। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, विधि के क्षेत्र में हिंदी कैसे है, कानून के क्षेत्र में हिंदी का क्या काम है। तो कह रहा है कि आजादी के पश्चात स्वतंत्रता के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, तो इसे विधि एवं न्याय व्यवस्था में भी अपनाने पर प्रश्न उठाया गया कि जब हिंदी राजभाषा बनेगी तो क्या विधि और न्याय व्यवस्था में हिंदी को अपनाया जाएगा कि नहीं, ये प्रश्न उठा। जिसके कारण विधि शब्दावली तय की गई कि विधि के लिए कुछ शब्द बना दिए गए, कानून प्रक्रिया के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए कुछ शब्दों को बनाया गया था। इसकी शब्दावली में अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्यायवाची निर्धारित करते समय संस्कृत, अरबी, फारसी शब्दों को आधार स्वरूप ग्रहण किया गया। यानी जब अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में कन्वर्ट किया गया और साथ में संस्कृत, अरबी, फारसी शब्दों को भी ग्रहण किया गया था इस व्यवस्था में। और अगर देखा जाए विधि के क्षेत्र में हिंदी को, तो इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है, तय की हुई भाषा होती है कि जो दिखने में थोड़ी या पढ़ने में दिखने में थोड़ा अच्छी भी लगे। इसीलिए विधि के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी में स्पष्टता और एकार्थता विद्यमान हमेशा रहती है, वो सीधी और स्पष्ट रहती है। यानी विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था में जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के दिए हुए शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, सटीक होते हैं, उनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, वो सीधे सीधे शब्दों में सीधा सीधा अर्थ लेते हैं। और हमारा विधि लेखन पहले अंग्रेजी में किया था, पहले जो कानून की सारी बातें थी वो अंग्रेजी में लिखी जाती थी, फिर इसका क्या कर दिया गया, हिंदी रूपांतरण कर दिया गया। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि विधि के क्षेत्र में हिंदी को लेकर जो बातें बताई गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी क्या है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का क्या रोल है। तो कहते हैं कि इस भाषा की विशेषता उस क्षेत्र की विशेष शब्दावली से होती है। यानी जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी का महत्व देखा जाता है सामाजिक विज्ञान के शब्दों से, क्योंकि सामाजिक विज्ञान जो है उसमें कुछ विशेष किस्म के शब्दों को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय आते हैं। सामाजिक विज्ञान में राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषय आते हैं। इनकी शब्दावली विचारधाराओं पर आधारित होती है। कई विचारकों द्वारा विचार दिए गए होते हैं और उन्हीं विचारों के माध्यम से शब्द तय किए जाते हैं, वही शब्दावली कहलाती है। साथ ही अपने भीतर ये विशिष्ट यानी विशेष अर्थ समाहित किए हुए होते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान में जिन शब्दों को अपनाया जाता है उनके कुछ विशेष अर्थ होते हैं। जैसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता संघर्ष, आजादी की लड़ाई को वैचारिक आधार प्रदान करने और साम्राज्यवाद के अधिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब अगर हमने ये लाइन पढ़ी कि क्या पढ़ी, दोबारा पढ़ता हूं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने, जो राष्ट्रवादी इतिहास लिखाया गया था हमारा, तो उसने स्वतंत्रता संघर्ष, आजादी की लड़ाई को वैचारिक सही आधार प्रदान करने और साम्राज्यवाद के अधिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें राष्ट्रवादी, साम्राज्यवाद इत्यादि पारिभाषिक शब्द हैं जिनका विशेष अर्थों में प्रयोग हुआ है। यानी अगर हमें किसी को राष्ट्रवादी शब्द का मतलब बताना होगा तो इनकी एक हमें परिभाषा देनी पड़ेगी, और सेम अगर साम्राज्यवाद का मतलब बताना पड़ेगा तो इसकी भी हमें क्या देनी पड़ेगी, परिभाषा। तो ये शब्द पारिभाषिक शब्द होते हैं जिनकी एक शब्दों में, जिनको हम परिभाषा के द्वारा ही समझा सकते हैं, वैसे इनका कोई मतलब हम नहीं दे सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी का अपना एक अलग ही महत्व है जो कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप पे प्रकाश डालिए। अब ये प्रयोजन मूलक जो हिंदी है ये होती क्या है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी को बोलते हैं फंक्शनल हिंदी। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल हिंदी बोलते हैं। इससे हमारा जो तात्पर्य है
वो हिंदी के उस रूप से है जो विज्ञान, तकनीक, विधि, संचार और अन्य गतिविधियों में प्रयोग होती है। कहते हैं हिंदी की वो भाषा जो विज्ञान में, तकनीक में, विधि में, संचार में यूज होती है, उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसे हम कामकाजी हिंदी भी कहते सकते हैं। कामकाजी हिंदी में हम कई तरह के शब्दों का यूज करते हैं ना, तो वही होती है। हिंदी के विविध यानी अलग अलग रूपों का अर्थ हम परिभाषित करते हुए बताते हैं कि अलग अलग स्थितियों में या अलग अलग स्थानों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप भी अलग अलग होता है। कई बार अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की हिंदी बोली जाती है, और यहां तक कि अलग अलग स्थानों पर बोली जाने वाली हिंदी भी अलग अलग होती है, क्योंकि सब स्थानों पर एक तरह की हिंदी नहीं बोली जाती है। हर जगह की भाषा थोड़ी अलग होती है। सामान्य बोलचाल की अगर भाषा देखें तो भाषा साहित्य या सृजनात्मक लेखन की भाषा से भिन्न होती है। जब सामान्य बोलचाल की भाषा हम देखें तो साहित्य या सृजनात्मक लेखन की भाषा से वो अलग होती है। एक होती है हमारी सामान्य कॉमन लैंग्वेज जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, एक होती है किताबों में लिखी भाषा। दोनों में काफी अंतर होता है। जब हम सृजनात्मक यानी रचना करते हैं या जब हम चीजों को लिखते हैं तो उस भाषा में और सामने बोली जाने वाली भाषाओं में काफी अंतर होता है। तो कार्यालय जो भाषा होती है उसमें औपचारिकता की अधिकता होती है। जो ऑफिशियल चीजें होती है कार्यालय वगैरह में जो भाषा यूज होती है वो उसमें औपचारिकता होती है। उसमें जो है औपचारिक चीजों का ज्यादा यूज किया जाता है, सही चीजों का, सही शब्दों का चयन किया जाता है। इसी तरह आज भाषा के संक्रमण काल के दौर में जहां भाषा फैल रही है उसमें हमने एक ऐसी शैली विकसित कर ली है जिसे हम हिंग्लिश कह सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, हिंग्लिश। अब हिंग्लिश क्या होती है देख लो। आज लोग क्या करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोली जाने वाली भाषा को हिंग्लिश कहा जाने लगा है। अब अगर कई बार आपने देखा होगा लोग हिंदी बात करते हैं तो एक आधे दो वर्ड वो हिंदी के बोल देते हैं, सॉरी इंग्लिश के बोल देते हैं, और कई बार लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो वो हिंदी के वर्ड बोल देते हैं। तो जब हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर के बोला जाता है तो उसे हम हिंग्लिश कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप था। और अभी ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो चलिए इसको और जगह नजदीकी से समझते हैं। इस प्रकार हिंदी के 3 रूप हमारे सामने आते हैं। पहला तो होता है सामान्य बोलचाल वाली हिंदी जो व्यवहार की हिंदी होती है। फिर आता है साहित्यिक हिंदी जो हम लिखते हैं, और एक होता है प्रयोजन मूलक हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम दैनिक कार्यों के बारे में अगर देखा जाए तो इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। रोज के जीवन में हम सामान्य बोलचाल की भाषा को ही यूज में लाते हैं, क्योंकि इस भाषा का ज्ञान हमें बचपन से ही होता है। अब आते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी जानने की जरूरत क्यों है हमें। प्रयोजन मूलक हिंदी जानने की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि जीवन के व्यवहार की भाषा है। किसी भी भाषा को जब हम पढ़ना लिखना जानते हैं तो हम उसके जानकार कहे जा सकते हैं। साहित्य की भाव से हम परिचय होते हैं किताबों से। साहित्य की भाषा को बोलने वाले के जीवन के हमें अनुभव का पता लगता है, उसकी आशाओं की जानकारी होती है आदि। ये सब एक ही पक्ष हैं, लेकिन अगर उनका सामाजिक व्यवहार देखा जाए या उनके सामाजिक कार्यकलाप देखे जाए जो कार्य हैं, यह दोनों ही प्रयोजन मूलक भाषा के माध्यम से ही होती है। अब साहित्यिक हिंदी में अगर हम देखें, जो मैंने अभी बताया आपको कि साहित्य अभी सामान्य बोलचाल की भाषा तो दे दी थी, ये शीट थोड़ी आगे पीछे है, बाकी कोई नहीं है। तो अगर हम बात करें साहित्यिक हिंदी की, तो सामान्य भाषा की जगह जो साहित्यिक हिंदी होती है उसमें हमें साहित्य की विविध विधाओं के अनुसार भाषा को स्वरूप प्रदान करना पड़ता है। यानी कि जो कंटेंट हम यूज करते हैं, जो चीजें हम किताबों में देखते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हम विविध अलग अलग प्रकार की विधाओं के अनुसार भाषा को स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे सौंदर्य अनुभूति, सुंदरता का अनुभव होना, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का निभाना। भाषा यह कार्य अपनी शब्द शक्तियों एवं अलंकार पूर्ण कलात्मक शैली के द्वारा करती रहती है। ठीक है, अब आते हैं प्रयोजन मूलक भाषा की बात करें। और प्रयोजन मूलक भाषा की बात करें तो जब हम हिंदी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में जीविका चलाने के लिए करने लगते हैं तब हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। जब हिंदी का प्रयोग हम जीविका को चलाने के लिए, रोजगार के लिए करते हैं तो वो कहलाती है प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन है। इसे हम फंक्शनल लैंग्वेज के आधार पर प्रयोजन मूलक जो भाषा है और
फंक्शनल हिंदी है उसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहा गया है। इसे लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस भी कहा जाता है। कैलाश चंद्र भाटिया इसे कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में बनारस में सन 1974 में आयोजित एक संगोष्ठी, एक सभा हुई थी। उसके बाद से क्रांतिकारी विकास हुआ हिंदी में, और आंध्र प्रदेश के जो भाषाविद हैं, भाषा विद्वान हैं, सत्यनारायण, उनके प्रयासों ने, सत्यनारायण जो थे ये बहुत बड़े भाषा के विद्वान थे, तो उनके प्रयासों ने प्रयोजन मूलक हिंदी की स्थापना हुई, और यह उन्हीं के प्रयासों का फल है कि आज विविध क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग बेरोक गति से हो रहा है कि लोग कामकाजी भाषा को अपनाते हैं जिसमें आसानी से कामकाज हो जाए। तो ये सत्यनारायण जी की ही देन है। अगर हम प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप को देखें तो हमें जीविका के सभी क्षेत्रों में नजर डालनी पड़ती है। वाणिज्य, व्यापार को हिंदी में मंडियों की भाषा, शेयर बाजार आदि की भाषा भी आती है। कार्यालय हिंदी के अंतर्गत प्रशासन और कार्यालय में प्रयोग होने वाली हिंदी आती है। ज्ञान और शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उसमें विभिन्न शास्त्र आते हैं। ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न शास्त्र आते हैं, जैसे संगीत भी एक शास्त्र है, इतिहास है, राजनीति है और भौतिक शास्त्र आदि हैं। तकनीकी हिंदी इंजीनियरिंग की शब्दावली लिए होती है, जैसे इसमें बढ़ई का शब्दों का भी यूज होता है, लोहार का भी यूज होता है। प्रेस और कारखानों में प्रयोग होने वाली भाषा साहित्य में कविता, कहानी की भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा का स्वरूप स्पष्ट करती है, यानी हर चीज में कहीं ना कहीं शब्दों को लेकर चलती है, तो इसीलिए इसको प्रयोजन मूलक भाषा का स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब कहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर क्या है। दोनों में अगर देखा जाए, प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में दोनों में क्या अंतर है, तो कहते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी एवं सामान्य हिंदी एक ही भाषा के दो रूप हैं, परंतु उनकी शब्दावली, वाक्य संरचना आदि भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता है। जो साधारण भाषा होती है जिसमें मनुष्य दूसरे मनुष्य से आसानी से कम्युनिकेट कर ले, बात अपनी रख ले, तो सामान्य भाषा मनुष्य की पहली आवश्यकता है। लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा की आवश्यकता उसके बाद होती है। प्रयोजन मूलक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, लिमिटेड होता है, और सामान्य हिंदी की व्यवहार की भाषा में अनौपचारिकता होती है। सामान्य हिंदी में लोग जैसे मर्जी शब्दों का यूज करते हैं, जबकि प्रयोजन मूलक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, उसमें जिस काम के लिए हम बात कर रहे हैं उन्हीं शब्दों का यूज किया जाता है। लेकिन प्रयोजन मूलक जो भाषा है, चाहे वे किसी भी प्रयोजन से, कार्य से संबंध हो, औपचारिक होती है, उसमें औपचारिकता बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखना कि प्रयोजन मूलक भाषा औपचारिक होती है, जबकि सामान्य हिंदी अनौपचारिक होती है। सामान्य हिंदी में हम जैसे चाहे वैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु प्रयोजन मूलक भाषा में जिस कार्य की बात हो रही है हम उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में क्या अंतर है। इन दोनों में क्या अंतर है, अगर ये देख लेते हैं। अगर साहित्य में देखा जाए तो बुद्धि और भावना दोनों पक्षों का समावेश तो होता है। जब हम साहित्य यानी शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें बुद्धि का होना और भावना का, इन दोनों पक्षों का समावेश तो होता ही है। साथ में किसी एक पक्ष पर विशेष बल भी हो सकता है, दिया जा सकता है। साहित्य में भावना की तीव्रता और गहनता होती है कि लोग भावना से जुड़े होते हैं, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। साहित्य में बिंब और प्रतीक प्रधान, अलंकारिक प्रधान भी होते हैं। इनमें बिंब का, प्रतीक का, अलंकार वगैरह का यूज भी होता है। साहित्य का यह सब गुण प्रयोजन मूलक भाषा से इसे अलग करता है। इस प्रकार साहित्यिक हिंदी में हम भाव, कल्पना, अनुभूति और व्यंजना आदि होती है, वहीं प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोजन सापेक्ष, सीधी, स्पष्ट होती है। कि प्रयोजन मूलक जो हिंदी होती है वो बिल्कुल सीधी स्पष्ट होती है, जबकि साहित्यिक हिंदी में हम भावनाओं को, कल्पनाओं को, अनुभूतियों को, जो हमारे एक्सपीरियंस है उसको भी हम डालते हैं। लेकिन जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी में हम सापेक्ष और सीधी बात कहते हैं, जो घुमा फिरा के कभी नहीं कहा था। लेकिन किताबों की भाषा में जब साहित्यिक हिंदी की बात की जाए तो अपनी बातों को हम कैसे भी घुमाकर बता सकते हैं। साहित्य की भाषा में शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकल सकता है। उसकी व्याख्या में पाठ की अपनी कल्पना के प्रयोग की संभावना हमेशा रहती है। लेकिन प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वो सीधी और स्पष्ट होने के कारण शब्दों का अर्थ वही और उतना ही उसमें निकलता है जितना अभिष्ट है, जितना की है उसमें शामिल। साहित्य में साहित्यकार अपने लेखन में
प्रयोजन मूलक शब्दावली को आसानी से ग्रहण कर सकता है और करता भी रहा है, लेकिन प्रयोजन मूलक जो भाषा होती है उसमें साहित्य से इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसमें केवल उन्हीं शब्दों का यूज कर सकता है, बाहर के शब्द नहीं ले सकता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पारिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है और इसके निर्माण और विकास की आवश्यकता को समझाइए कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है। किसी भी तकनीकी भाषा का व्याकरण, किसी भी तकनीकी भाषा का जो व्याकरण है वो उस भाषा के सामान्य व्याकरण से अलग नहीं हो सकता। जब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके ग्रामर को हम उसकी लैंग्वेज से अलग नहीं कर सकते। वह उसी का एक अंग होता है और उसी के सामान्य नियमों से चलता है, क्योंकि हर भाषा अपने नियमों से चलती है और नियमों को अलग नहीं कर सकते। अगर हिंदी में अगर हम या इंग्लिश में हम ग्रामर की बात करें तो बिना ग्रामर के हम कोई भाषा को नहीं पकड़ सकते, ना उसे चला सकते। अतः भाषिक संरचना या व्याकरण की दृष्टि से सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि पारिभाषिक शब्दों की निर्माण प्रक्रिया सामान्य शब्दों की निर्माण प्रक्रिया के नियमों से चलती है। पारिभाषिक शब्दों की निर्माण प्रक्रिया, जब हम किसी पारिभाषिक शब्द की बात करेंगे जिसमें एक शब्द की डेफिनेशन देनी पड़ती है तो वो सामान्य शब्दों के निर्माण से चलती है। जब हम परिभाषा देंगे तो उसमें सामान्य शब्दों का यूज किया जाता है। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द के बीच मूल अंतर अर्थ संरचना के स्तर पर होता है कि सामान्य शब्द बहुत छोटे होते हैं जबकि पारिभाषिक शब्द का जो अर्थ है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहले आते हैं सामान्य शब्दों पे। तो सामान्य शब्द जो होता है, अगर इनकी बात की जाए तो यह वह शब्द हैं जिनका व्यवहार हम दिन प्रतिदिन रोज के कार्यों के प्रकट करने के लिए करते हैं। जो डेली बेसिस के शब्द होते हैं जो हम रोज यूज करते हैं, जैसे कि हम बात करें किताब की, कलम की, घर की, तो ये सामान्य शब्द हैं जो हम डेली यूज करते हैं। जबकि अगर हम बात करें अर्ध पारिभाषिक शब्दों की तो ये शब्द सामान्य और पारिभाषिक दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। जैसे आदेश, दावा, रस इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो सामान्य व्यवहार में प्रयोग होने के अलावा किसी विशेष संदर्भ मौके में भी पारिभाषिक शब्द की तरह प्रयोग होते हैं। यानी ये वो वर्ड है जो नॉर्मल के साथ कभी कोई स्पेशल ओकेशन आ जाए तो उस बीच भी जो है यूज होते हैं। अब आते हैं पारिभाषिक शब्दों की बात करते हैं। तीसरा जो आ गया स्तर, तो ये जो है ये वे शब्द होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ के द्योतक यानी घोतक होते हैं। ठीक है, ये किसी विशेष क्षेत्र में ही यूज किए जाते हैं। इनकी परिभाषा या व्याख्या की जा सकती है। किसी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली का सीधा संबंध उस भाषा भाषी जनसमूह के सांस्कृतिक और वैचारिक विकास से होता है। यानी पारिभाषिक शब्द जो होते हैं इनकी व्याख्या तो की जा सकती है लेकिन इनका निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, और ये किसी भी जनसमूह के सांस्कृतिक और वैचारिक विकास के लिए इनका यूज होता है, इनका विकास होता है। परिणाम स्वरूप उन संकल्पनाओं की पारिभाषिक शब्दावली विकसित होती जाती है। जैसे जैसे प्रयोग बढ़ता जाता है तो इनका विकास भी होता जाता है। अब आते हैं पारिभाषिक शब्दों के लक्षण अथवा इनकी विशेषताएं। तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित होना चाहिए। पहली बात तो इनका जो ज्ञान है वो विशेष क्षेत्र में होना चाहिए। एक प्रमुख अर्थ को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द होना चाहिए, अर्थात इनके पर्यायवाची नहीं होते। अच्छा, इसकी खासियत क्या है कि जो पारिभाषिक शब्द होते हैं ना जल्दी से, तो इनके पर्यायवाची नहीं होते। अर्थ की निश्चितता के लिए जरूरी है कि पारिभाषिक शब्द अपने आप में स्पष्ट और असंदिग्ध हो, यानी कि बिना किसी शक के आधार पर रखे जाएं और ये शब्द हमेशा कैसे हो, स्पष्ट तरीके से रखे जाएं। एक संकल्पना के लिए एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए और हमेशा एक बात के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? सूचना तकनीक से इसके महत्व घटक के बारे में बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति करना, सूचना यानी इंफॉर्मेशन संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन करना, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों को करने के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर प्रयोगों से संबंधित होती है। जब सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की, तो किसी भी आंकड़ों को इकट्ठा करना हो, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना हो या आदान प्रदान करना हो,
पढ़ाई लिखाई अध्ययन करना हो, किसी चीज को डिजाइन करना हो, तो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रयोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि तकनीक ने कामों को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। अब ज्यादातर जो काम होते हैं वह टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं, तकनीक पे होते हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि ये तकनीक के माध्यम से ही हो रहा है, ठीक है, वरना उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, ऑफलाइन क्लास लेनी पड़ती, आना पड़ता। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत आगे निकल चुकी है, तो ये सूचना देना हो, किसी चीज के आंकड़े देने हो, तो कुछ भी करना हो तो हम इनके द्वारा दे सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार का एक अंग बन गया है। संचार क्रांति के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख घटक माना जाने लगा है, और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी भी कहा जाता है। एक उद्योग के तौर पर यह उभरता हुआ क्षेत्र है। अगर उद्योग देखें यानी काम के पर्पज से, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोगों को काम मिल रहा है, कई सारी फैसिलिटीज भी लोगों को मिलती जा रही है। आगे आगे बढ़ते हैं जरा। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई बातें क्या हैं? कंप्यूटर शक्ति में वृद्धि हुई है, उन्नत क्षमता का विकास हुआ है। जब से टेक्नोलॉजी आई है तो कंप्यूटर शक्ति बढ़ गई है, उन्नत क्षमता का विकास भी हुआ है, काम बहुत ज्यादा आसान हो गए हैं, बढ़ गए हैं। सूचना भंडारण, आंकड़ा भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है, सूचनाओं में वृद्धि हो गई है, सूचना देना आसान हो गया है, आंकड़े बहुत ज्यादा स्टोर हो गए हैं। अब नेटवर्किंग संबंधी तकनीक में अत्यधिक विकास होने के कारण नेटवर्किंग सस्ती भी हो गई है, तेज भी हो गई है, आसान भी हो गई है, ठीक है ना। डाटा वगैरह सस्ता भी मिलने लग गया, कहीं ना कहीं लोगों का फायदा भी होगा, फास्ट भी हो गई ये चीजें। और सॉफ्टवेयरों के आने से सूचना प्रौद्योगिकी और अधिक उपयोगी बन गई है, यानी इजीली कोई भी उसका यूज कर सकता है। फोन में भी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोग कंप्यूटर की ना लेकर के फोनों से बहुत सारा काम कर लेते हैं, फोन से पढ़ा लेते हैं, फोन से ऑफिस का काम कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें आ गई, क्योंकि नए नए किस्म के सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उससे लोगों का काम बहुत ज्यादा आसान हो रहा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी आने से यह है कि लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है अगर देखें तो, सूचना जो प्रौद्योगिकी है यानी सूचना टेक्नोलॉजी जो है, उसका सेवा अर्थतंत्र में देखा जाए तो उसका एक आधार है। पिछड़े देशों की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सूचना टेक्नोलॉजी एक अच्छी तकनीक है। गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर ही निर्धनता को समाप्त किया सकता है। जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी होगी ना, तो गरीबी अपने आप खत्म होगी, क्योंकि लोगों का डेवलपमेंट, विकास शुरू हो जाता है। सूचना संपन्नता से सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट जो होता है, लोग मजबूत होते हैं इससे, क्योंकि हर चीज के लिए लोग अवेयर हो जाते हैं, लोगों को जानकारी मिल जाती है किस तरीके से काम करने हैं, सरकार की योजनाएं, सरकार की कमियां, सरकार की खूबियां सब उन तक पहुंचती है, लोगों को लाभ मिलता है इसका। और सूचना तकनीक जो है वो प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाती है कि काम कैसा चल रहा है, काम कितना अच्छा चल रहा है, ये सब लोगों को पता लगता है। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है, क्योंकि आंकड़े आ जाते हैं। और सूचना तकनीक का प्रयोग योजना बनाने में, नीतियों को तय करने में और फैसला लेने में भी होता है। इसे नए रोजगारों का सृजन करती है, नए नए लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। टेक्नोलॉजी के आने से लोगों को रोजगार मिला, ये बात बिल्कुल सच है। नए नए कानून बनते हैं, नई नई नीतियां तय होती हैं, और फैसला लेने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है, क्योंकि एक डाटा आ जाता है, और उस डाटा के माध्यम से कामों को करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देवनागरी लिपि को दर्शाइए तथा देवनागरी लिपि के गुण एवं दोषों के बारे में भी बताइए। जी हाँ, देवनागरी की बात करते हैं। आपको पता होगा कि भारत की हिंदी देवनागरी हमारी राजभाषा है। तो बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। वैसे टाइम अगर मैं चाहता तो बहुत लेता, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और एग्जाम बहुत जल्दी है, तो जितना हो सके हमें समझते हुए फटाफट निकल जाना है, कि जितना हो सके हम जल्दी से जल्दी इसको कर लें। ज्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा तो फिर एक या दो बार ही आप देख पाओगे, लेकिन अगर ये कम मिनट की होगी तो उतना ही आप क्या है 2-3 बार इसको देख लोगे, तो आपके लिए बहुत है इतना। आप 2 वीडियो देख लो, मैं कह रहा हूँ पहली और ये वाली, आपके लिए इनफ है इतना, बहुत कर लिया आपने, मतलब अच्छा पढ़ लिया आपने हिंदी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक यानी सिलेबिक लिपि मानी जाती है। लिपि के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो चित्रात्मक और भावनात्मक और भाव चित्रात्मक लिपियों के अक्षरात्मक स्तर की लिपियों का विकास माना गया है, क्योंकि भावों से निकली है, फिर अक्षरों में चित्रात्मक कई स्वरूपों से गुजरी है।
पाश्चात्य और अनेक भारतीय भाषा विज्ञान विज्ञों के मत से, यानी वैज्ञानिकों के या विद्वानों के माध्यम से लिपि की अक्षरात्मक अवस्था के बाद अल्फाबेटिक वर्णात्मक अवस्था का विकास हुआ। पहले जो अवस्था थी वो अक्षरात्मक थी, बाद में वर्णात्मक हो गई। पहले अक्षर होते थे फिर वर्ण बन गए। सबसे विकसित जो अवस्था मानी जाती है हिंदी की, उसे ध्वन्यात्मक यानी फोनेटिक साउंड जो होता है उस लिपि को कहते हैं। देवनागरी को अक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है कि इसके वर्ण जो होते हैं अक्षर सिलेबल है, स्वर भी और व्यंजन भी, क ख आदि व्यंजन स्वर हैं, आकार युक्त हैं। ये केवल ध्वनियां नहीं, साउंड नहीं है, बल्कि ये स्वर हैं। देवनागरी लिपि के गुण क्या है कि ये भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता एवं संपन्नता है। 52 वर्ण, ना बहुत अधिक है ना बहुत कम है। एक ध्वनि के लिए सांकेतिक चिन्ह जैसा बोले वैसा लिखे का प्रयोग कर सकते हैं। एक ध्वनि के लिए हम इसमें जब हिंदी को लिखते हैं तो हिंदी के लिए एक कहीं ना कहीं एक वर्ण होता है, ध्वनि के लिए एक साउंड होता है, मतलब एक वर्ण होता है, अक्षर होता है, तो उसके लिए एक चिन्ह होगा सांकेतिक। जैसा हम बोलेंगे वैसा आप लिखेंगे। मैंने बोला का तो आप का लिखोगे, खा बोला तो खा लिखोगे। तो ध्वनि आवाज से पहचान जाओगे कि हाँ भाई इसका मतलब ये है अक्षर, और ऐसे लिखते हैं। एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा केवल एक ध्वनि का निरूपण जैसा लिखें वैसा पढ़ें। जैसे हम एक साउंड निकालेंगे तो व्यक्ति वैसा ही लिखेगा तो वैसा ही पढ़ेगा। आपने जो लिखा है तो व्यक्ति वैसा ही पढ़ेगा ना। आपने लिखा अ तो मैं आ पढ़ूंगा उसको, अगर आपने लिखा कि का तो मैं का पढ़ूंगा उसको। तो जैसा लिखोगे वैसा पढ़ेंगे। इसमें सांकेतिक चिन्हों का यूज होता है। उपर्युक्त तो दोनों गुणों के कारण ब्राह्मी लिपि का उपयोग करने वाली सभी भारतीय भाषाएं स्पेलिंग की समस्या से मुक्त है, कि इसमें स्पेलिंग की कोई समस्या नहीं होती। देवनागरी के वर्णों का क्रम विन्यास अगर देखें हम उनके विकास को, तो उनके उच्चारण के स्थान ओष्ठ यानी ओठ, दंत यानी कि दांत, ताल्य, मूर्धन्य आदि के को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपको पता है कि हिंदी के जब हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं तो कई अक्षर ऐसे हैं जिनमें दांतों का यूज होता है। जैसे मैं अगर बोलूं बा, तो बा में होठ आ रहा है, बा। त्रा 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 को कर रहा हूं तो त्रा में ऊपर का जो मूर्धन्य ये लग रहा है, तालु लग रहा है, सॉरी, ठीक है ना। और अगर जैसे मैं ला भी बोलूंगा तो उसमें भी ऊपर का हिस्सा लगेगा। कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं तो उनमें आगे के दांत लगते हैं। अभी मैं बोलूंगा तो जाहिर सी बात है वो काफी ज्यादा लंबा रहेगा, बोला बन जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो, बता रहा हूँ कि मतलब जब हिंदी के बेसिकली हम अक्षरों का यूज करते हैं ना, तो कईयों में होठ टकराते हैं, कईयों में जीभ जो है दांत से लग जाती है, कईयों में जीभ ऊपर को लगती है, कहीं में पीछे से निकालना पड़ता है। शाह बोलेंगे तो पीछे से आएगा साउंड। तो ये सब होते हैं, ओष्ठ है, दंत है, तालव्य, मूर्धन्य, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं इनका उच्चारण किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, इसमें से किसी भी वर्ण से आरंभ करके किसी दूसरे वर्ण तक के वर्ण समूह को दो अक्षर का एक छोटा नाम दे दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का प्रयोग करते हुए संधि आदि के नियम अत्यंत सरल और संक्षिप्त ढंग से दिए गए हैं। जैसे आद गुण हाँ, यानी इसमें किसी वर्ण को शुरू करते टाइम हम दूसरे वर्ण को भी इसमें जोड़ सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। एक वर्ण को मिलाकर के दूसरा वर्ण बना सकते हैं, एक वर्ण से दूसरे वर्ण को मिलाकर के एक नया वर्ण बना सकते हैं, जिसे हम प्रत्याहार बोलते हैं। और बाद में इसमें संधि के नियम तय जाते हैं। और देवनागरी लिपि जो है, इसके वर्णों का उपयोग संख्याओं को बनाने के लिए किया जाता है। देवनागरी से वर्णों का उपयोग और संख्याएं बन जाती है, कि वर्णों का उपयोग कैसे करना है, किस तरीके की चीजों को हमें बोलना है, ये हमें इजीली पता लग जाता है। यह भारतीय लिपियों की अद्भुत विशेषता है कि किसी पद के लिखित रूप से मात्रा और उनके क्रम को गिनकर बताया जा सकता है, कौन सा छंद है। और रोमन, अरबी, अन्य में भाषाओं में यह गुण नहीं होता, कि भारतीय लिपियों में बस यह है कि हम इसकी मात्राओं वगैरह को, उनके क्रम को गिनकर बता सकते हैं, जबकि रोमन, अरबी भाषा में ऐसा नहीं है। उच्चारण में और लेखन में इनमें समानता होती है, जो शब्द जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है, यानी किसी के लिपि चिन्ह में या ध्वनि आवाज में कोई अंतर नहीं है, सेम है। लेखन और मुद्रण में एक रूपता समानता है। रोमन, अरबी और फारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग है। वहां पे
हाथ से लिखने में और मुद्रित में जो छपती है चीजें या फिर जो बोली आती है उनमें थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। और देवनागरी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि स्मॉल लेटर में लिखो कैपिटल लेटर में लिखो, देवनागरी में एक ही स्वरूप चलता है हिंदी का। अब इसमें आते हैं देवनागरी के कुछ दोष बताए गए हैं। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण मुद्रण में यानी कठिनाई आती है इसको। शिरो रेखा जो होती है ऊपर की लाइन होती है उसका प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए होता है, ठीक है। अनावश्यक वर्ण जो इसमें जो लगता है कि जो यूज नहीं हो सकते थे, ठीक है, ये जो लाइन नहीं आ सकती थी वो बता दिया। तो जैसे ऊपर हम लिखते हैं तो खामखा की लाइनें कुछ आ जाती है, जैसे और कुछ अनावश्यक वर्ण भी है जिनका शायद कोई सही से उच्चारण है ही नहीं, जैसे र है, ठीक है ना, लगा है, शाह है। तो आज इन्हें कोई शुद्ध उच्चारण के साथ उच्चारित नहीं कर पाता, यानी कि आज कोई भी इनको ठीक तरीके से नहीं बोल पाता। और कुछ द्विरूपी वर्ण है जिनके दो रूप होते हैं, दो तरह से बोलते हैं। प्रा इसमें दो आ रहे हैं, अ कई आ बोल देते हैं, ज्ञा, ठीक है, ज्ञा में या भी साउंड आ रहा है, श्या इसमें भी या का आता है, ता बड़ा वाला आ का साउंड भी आता है, त्र, छ, झा, ठीक है, शा, राणा। तो ये कई सारे ऐसे हैं जो वर्णों में दो साउंड आते हैं। आगे आते हैं समरूप वर्ण जो एक से लगते हैं देखने में, जैसे खा में रा और वा को देखे तो एक साउंड सा लगता है, का, ठीक है, का और खा में, सॉरी ये गलत है, का और खा को जब बोलते हैं तो एक सा साउंड आता है। कई बार घा में और धा में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग माँ और भा में कंफ्यूज होते हैं, तो कई में दिक्कत आती है। सॉरी ये खा नहीं, रा और वाई है, ठीक है। खा और रावा में दिक्कत आती है लिखने में, तो मतलब ये है कि एक जैसे से लगते हैं देखने में। आगे आते हैं वर्णों के को संयुक्त करने में, एक करने में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं तरीके से बताई गई है कि वर्णों को एक करना हो तो किस तरीके से ठीक ठाक मिलाएंगे। और लिखने में कई बार हाथ बार बार उठाना पड़ता है, तो ये सारी कठिनाइयां वर्णों में आती ही है। तो ये जो ये चैप्टर था, चैप्टरों के साथ कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। मैंने कई जो मेन चैप्टर्स थे वो उठा के इनके क्वेश्चन बना दिए थे, और पहली वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, दूसरी वीडियो में भी क्वेश्चन मिल चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और इजीली इनको एक या दो तीन बार अच्छे से देख लेना, काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो उसमें कमेंट जरूर करना, वीडियो में लाइक का बटन दबा देना, बाकी शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो, क्योंकि जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और ये रहा लाइक का बटन, सब्सक्राइब और शेयर आपको पता ही है कि करना ही है, ठीक है।